यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। इसी लाइन के साथ हमारे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा स्टेट का बजट प्रस्तुत किया गया था। देखिए, बात को बहुत क्लियरली समझना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट का बजट हो या फिर यूनियन बजट हो, एक बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन समस्या यह कि इतना टेक्निकल होता है कि इसको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आज की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग यूपी बजट 2026-27 मतलब 2026 और 27 का जो रिसेंट का बजट है उसको एनालिटिकल पॉइंट से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा। यूपी पीसीएस की मेंस की परीक्षा में आपसे बजट को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों का नेचर कैसा होता है, तो वो एनालिटिकल क्षमता के होते हैं। जैसे कि प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की विशेषताओं पर चर्चा करें। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूपी बजट 2026-27। या फिर प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हालिया बजट के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा करिए, या फिर युवाओं के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करिए। या फिर कई बार प्रश्न डायरेक्टली बजट से नहीं पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि यूपी सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के इंपावरमेंट के लिए, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करें। तो यहां पर आपको बजट से बहुत सारे रिलेवेंट डेटा, स्कीम और एग्जांपल्स का प्रयोग अपने आंसर में करना होता है। तो बजट मेंस के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेंस 2025 देने जा रहे हो या फिर आप अगले साल 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी चाहिए। देखो, ध्यान से समझना। इसका जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो। और आज की इस 1 घंटे की क्लास के अंतर्गत हम लोग बजट के वो सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि मेंस के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके साथ साथ इस पीडीएफ में मैंने प्रीलिम्स के भी सारे पॉइंट, सारा कंटेंट को डाल के रखा है। लेकिन प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी तो प्रीलिम्स में टाइम है ना। अभी हम लोग मेंस के दृष्टिकोण से इस पूरी क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने जिस लाइन के साथ अपने बजट को शुरुआत किया था, वो लाइन यही है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा। जिन भी एस्पिरेंट ने अभी तक यूपी बजट को नहीं पढ़ा है, इस 1 घंटे की क्लास में बजट के ऐसे ऐसे की पॉइंट्स में उनको समझाऊंगा जिनका प्रयोग लोग मेंस की एनसीईआरटी में बेहद शानदार तरीके से कर पाएंगे। देखो, समझना बात को। जो हमारा इस बार का बजट है, यह बजट मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत 10वां बजट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10वां बजट है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतने रिकॉर्ड कॉन्टिन्यूस बजट को प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है? अच्छा भाई, तो ये तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मेंस के दृष्टिकोण से इसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से प्रयोग क्या किया जा सकता है? तो प्रयोग हम लोग ये कर सकते हैं कि पिछले 9 वर्षों में, क्या समझिएगा, पिछले 9 वर्षों में, 9 वर्ष क्यों लिया जा रहा है? जब से हमारे ये रिसेंट की सरकार बनी, उस सरकार की अपनी अपना कंपैरिजन कर रही है। हर सरकार अपनी तुलना करती है, तो ये बता रही है कि पिछले 9 वर्षों में जब हम सत्ता में आए थे तब और अभी हमारा जो बजट का साइज है वो 3 गुना बढ़ चुका है। 3 गुना बढ़ चुका है। मानो अब आपसे बजट पे प्रश्न पूछा, आप सिंपल सा एक ग्राफ बनाओ, ठीक है? आप यहां पर दर्शा दो क्या भाई, 2016-17 के टाइम में यूपी का बजट साइज कितना था और अभी 2026-27 के टाइम में बजट का साइज कितना है। आप इसको ड्रॉ कर दो, आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद, आप बता से लिख दो क्या, 3x या फिर 3 गुना वृद्धि। यहां पर आप क्या लिख दोगे, यूपी बजट का साइज। आप एक सिंपल सा ग्राफ बना करके आ सकते हो। तो सबसे पहली पॉइंट नोट करिएगा कि पिछले 9 वर्षों में जो हमारा बजट है वो लगभग 3 गुना बढ़ा है। 3 गुना बढ़ा, 3 टाइम्स हो गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट पर कहीं पर भी प्रश्न पूछा, आप इस पॉइंट को नोट करके आना। माने आपसे प्रश्न पूछता है, एक आपके सिलेबस का एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान। माने इसी में एक प्रश्न पूछ दिया, आप क्या लिख करके आओगे, आप लिख करके कंक्लूजन में आना कि उत्तर प्रदेश ने अपनी भूमिका को बढ़ाते हुए पिछले 9 वर्षों में अपने बजट के आकार को 3 गुना बढ़ा दिया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूजन इतना शानदार आपको तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है? इस बार का जो बजट है वो अभी तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो अभी तक का सबसे बड़ा साइज है। 9 लाख, देखो ये एग्जैक्ट डेटा आप लोग याद करना, ये टर्म याद, आप लोग एग्जैक्ट डेटा नोट करो, 9,12,696.35 करोड़ रुपए का ये बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है? कितने का बजट प्रस्तुत किया गया है? 9,12,696.35 करोड़ रुपए का।
पहली बार इतना बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है। पिछले 9 वर्षों में बजट का जो आकार है वो 3 गुना बढ़ा है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी अभी नोट कर लेना। बजट पर कभी भी प्रश्न आए, ये 3 पॉइंट अगर आप अपने आंसर में लिख दोगे तो आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। बाकी चीजें पता हो ना पता हो एक अलग फैक्टर है। बेसिक बात तो हमको पता हो, बेसिक बात तो हम लोग जान करके यहां से जाएं, ठीक है। और समझिए, देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा। मैंने कहा ना कि देश की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, यूपी का जो कंट्रीब्यूशन इस सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक पॉइंट और नोट करो, बजट का एम क्या है। यूपी बजट का एम, बजट का उद्देश्य यह है कि वर्ष 2029-30 तक, 2029-30 तक हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा टारगेट है। आपको याद होगा भारत सरकार का टारगेट है कि हम भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा वो यूपी का होगा, क्योंकि यूपी भी चाह रहा है कि हम $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन यहां पर कर पाए। क्या कर पाए? यहां पर कर पाए, ठीक है। तो अभी तक कितने पॉइंट हमने देखे? हमने पहला पॉइंट देखा, पिछले 9 वर्षों में बजट का साइज 3 गुना बढ़ा है। कभी भी बजट पे प्रश्न आएगा हम ये वाला ग्राफ जरूर बनाएंगे। ग्राफ बेहद सिंपल है। देखो, आपको 2026-27 के बजट का साइज तो पता है क्या? 9,12,696.35 करोड़, इतना तो आपको पता है। ये पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर दीजिएगा, 3 गुना यहां पर कर दीजिएगा। ये पॉइंट नहीं भी पता रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा ग्राफ बना करके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है? देखो, मैं इस बात पे भरोसा रखता हूं कि एक ह्यूमन माइंड को, एक एस्पिरेंट के दिमाग को सारी कंटेंट याद नहीं हो सकती है। तो मैं अननेसेसरी कंटेंट तो आपको बताऊंगा ही, मैं केवल वो कंटेंट बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम में नंबर बढ़ पाए, कंटेंट इनरिचमेंट हो पाए। और समझिए, इस पूरे बजट में जिस जिस एरिया पर फोकस किया गया वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और संरचना के विस्तार पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझिए, कैपेक्स पे सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया है, ठीक है। हिस्टोरिकल पैसा खर्चा के भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल परिवर्तन, ठीक है, सोशल वेलफेयर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सरकार इन सभी क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई कि इनमें से किसी भी टॉपिक पर GS5 GS6 में अगर प्रश्न आता है, आप निष्कर्ष में, आपका एक निष्कर्ष यहां पर रेडी हो गया, निष्कर्ष लिख लेना, अभी लिख लो निष्कर्ष क्या, कि इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने इस बार के बजट में इस क्षेत्र पर विशेष बल दिया है। आपको डेटा नहीं याद, आपको पॉइंट नहीं याद है, लेकिन आपने बजट को कोट करके आ गए। मैंने प्रश्न पूछा यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश में पूंजीगत निर्माण पर, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, उत्तर प्रदेश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट पर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। आप इसमें किसी भी टॉपिक पे पूछे गए प्रश्न में आप निष्कर्ष ये नोट कर लेना कि आप यूपी बजट 2026-27 को कोट करके आ सकते हैं। बात समझ में आ गया? इतनी पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब समझ, इस बजट का जो उद्देश्य है वो क्या है भाई? गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट वही बातें बोलती है कि हम लोक लुभावन बजट लेकर के नहीं आए हैं। सरकार भी वही बात बोल रही, क्या बोल रही है? कि हम पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि हम रिट जबरदस्ती का बांट रहे हैं, पैसा उड़ा रहे, नहीं। हम लोक लुभावन व्यय से आगे बढ़ करके हम एसेट क्रिएशन पर, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर, हम परिसंपत्ति के निर्माण और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार के बजट का पॉइंट है। आपको भी जब अपना अपना बजट पे पूछे गए प्रश्न में आंसर लिखना होगा ना, आपको यही पॉइंट लिख लिख करके आना है। यह बजट लोक लुभावन व्यय से आगे बढ़ करके, पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग से आगे बढ़ करके एसेट क्रिएशन एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। कोई कमेंट करेगा सर? अभी सर आप तो सरकार की फेवर की बातें बोल रहे, मैं फेवर की बातें नहीं बोल रहा हूँ। एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको किसी भी बजट के पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन को कवर करना होता है। मैं लास्ट में बजट के आपको चैलेंजेस भी बताऊंगा, इस बजट में चुनौतियां क्या हैं, इस बजट में कमियां क्या हैं, लेकिन जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको अपने आंसर में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ की टर्म्स हमने देख लिया पहले पेज का, आगे बढ़ते हैं। आगे समझो कि हम लोग को और कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर पढ़ करके जाने, ठीक है। देखो भाई, तो अभी तक हमने देखा कि 9,12,696.35 करोड़ का बजट है। अच्छा भाई, इसमें जो पूंजीगत परिव्यय, इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कुल बजट का 19.5% है। कुल बजट का 19.5% हमने पूंजीगत परिव्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया। ये जो बजट है, कौन सा बजट? 9,12,696.35 करोड़ का जो बजट है, इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। 12.9% की वृद्धि दर्ज की गई। देखो, अब अगर आपको यह आंकड़ा नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं, आपको वो पता होना चाहिए बस क्या, कि पिछले 9 वर्षों में हमारा जो बजट है वो 3 गुना बढ़ा है। क्लियर है ना? ये पता होगा, आप
कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है कि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इस बार के बजट में 12.9% वृद्धि देखी गई है, और इसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्चा कर रही है वो कुल बजट का 19.5% है। 19.5% हम पूंजीगत परिव्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर कर रहे हैं। समझ में आ गया? मैं देखो गवर्नमेंट के साइट से डेटा लेकर क्या, मैं ऐसे अपने मन से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, गवर्नमेंट के जो एग्जैक्ट डेटा है मैं वो आपको दिखा रहा हूं। और समझिएगा डेटा क्या कह रहा है। अच्छा, आपको पता होगा कि इस बार यूपी सरकार ने पहली बार अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है। अपना क्या जारी किया? इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता है बजट जो होता है वो अपकमिंग ईयर के लिए होता है। जैसे कि अभी 2026 चल रहा है तो हम 2026 और 27 के लिए बजट को लेकर के आए हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक समीक्षा होती है वो एक साल पहले की होती है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे हमारा है 2025 और 26 का। पहली बार सरकार ने 2025 और 26 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है। उसके भी कुछ डेटा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट, जैसे कि 2024-25 में, ठीक है, जो प्रदेश की जीएसडीपी है, जीएसडीपी क्या होता है? हम देश के जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट में उसको कहा था जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो 2024-25 का डेटा कहता है कि जीएसडीपी जो यूपी की है वो 30.25 लाख करोड़ आकलित की गई है। 30.25 लाख करोड़ आकलित की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2023-24 की तुलना में 13.4% की वृद्धि दर जाती है। चलो भाई, इसमें हम क्या याद कर सकते हैं? हम यहाँ पर याद ये कर सकते हैं कि जो हमारे जीएसडीपी का साइज है वो 30.25 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और याद करना, अगर यूपी में पॉवर्टी पे प्रश्न है, यूपी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट में प्रश्न है, तो दो डेटा आज नोट कर लो, दोनों डेटा आप कोड कर क्या सकते हो, क्या इकोनॉमिक सर्वे कहता है, ठीक है, या फिर आप यूपी बजट 2026 टाइप से कोड कर सकते हो कि प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। गवर्नमेंट का डेटा है कि 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2.24% है, 2.24% है। ये दो डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ यूपी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एक बात और बताता है हमारे लिए, वही बात क्या कि देश की कुल जीडीपी में, भारत की कुल जीडीपी में जो यूपी का कंट्रीब्यूशन है वो 9.1% का है। हम चाहते कितना है? हम चाहते कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में यूपी का कंट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन का हो। मतलब ये कंट्रीब्यूशन है 20% का। अभी वर्तमान में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 9.1% का। पूरे भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो 9.1% है। ये आंकड़ा 2024-25 का है। कहां से लिया गया है? तो इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश का 2025-26 से इस डेटा को मैंने कोट किया है। ठीक है, ये डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, डेटा याद रखिएगा। इस डेटा का प्रयोग मेंस के राइटिंग में कर सकते हो। प्रश्न यूपी की अर्थव्यवस्था पे पूछे, प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का कंट्रीब्यूशन पूछे, प्रश्न यूपी के बजट पे पूछे, आप इस बात को कोट करके आ सकते हो। बेहद इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था ना मैं आपको चुनौती भी बताऊंगा, आपको चैलेंजेस भी बताऊंगा। तो चैलेंजेस क्या है? हम चाहते हैं 20% कंट्रीब्यूशन करना, और कंट्रीब्यूशन कितना भी है? 9.1%। मतलब अभी हमको बहुत बड़ी फाइट लड़नी, बहुत बड़ी फाइट लड़नी यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, बात क्लियर हो गया? बजट का साइज, मैं चीजें रिवाइज करा रहा हूँ बार बार। बजट का साइज 9,12,696.35 करोड़ रुपया, पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक है। अगर हम पिछले 9 वर्षों की बात करें तो लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है। अच्छा, सीएम जी का यह स्टेटमेंट है कि यह बजट किसान, युवा, महिला इनको समर्पित बजट है। ठीक है, हम अपने स्टेट को बीमारू स्टेट से आगे निकाल करके सरप्लस बजट की स्टेट की श्रेणी में आगे बढ़ गए हैं, और सरप्लस बजट होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सरप्लस बजट होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को यहाँ पर कोट, ठीक है ना? बातें कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कुछ डेटा आप लोगों को और आगे दिखाता हूँ। एक डेटा हमने ये देखा था कि जो हमारा जीएसडीपी है वो 30.25 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, 30.25 लाख करोड़ रुपए का हमारा यहाँ पर जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिनका प्रयोग हम लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। बजट का साइज याद हो गया, पिछले 9 वर्षों में लगभग 3 गुना। ठीक है, बजट का जो वृद्धि है वो 12.9% हुआ है। ठीक है, नई बजट की नई योजनाओं के लिए, नई स्कीम्स के लिए जो हमारा आवंटन है वो लगभग 43,565.33 करोड़ है। ये डेटा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट।
ठीक है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में एग्जैक्ट डेटा पर दशमलव के बिंदु में जाकर के ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो 43,565.33 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को, न्यू स्कीम को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, जीएसडीपी जो हमारा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 30.25 लाख करोड़ है। ये 2024 और 25 का आंकड़ा है, इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा। 2026-27 के लिए हमने जो टारगेट किया है, जो हमने लक्ष्य लगाया है, वह 39 लाख करोड़ रुपए का जीएसडीपी, 39.8 लाख करोड़ रुपए का जीएसडीपी हमने यहाँ पर क्या किया है, अनुमानित किया है। बात समझ रहे हैं आप लोग ना? तो जीएसडीपी 2024-25 का 30.25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, और 2026-27 के लिए 39.8 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बेटा में हम भी कंफ्यूज आते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब यूपी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो हमारा राजकोषीय घाटा है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, वो जीएसडीपी का 2.98% है, 2.98% है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन और एफआरबीएम एक्ट, ये दोनों कहते हैं कि स्टेट को अपना फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% से कम रखना चाहिए, और हमारा कितना है, 2.98%। मतलब हम जो एफआरबीएम का गोल्डन रूल है, जो 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, उस लिमिट के अंतर्गत अपने फिजिकल डेफिसिट को रखने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो, डेब्ट टू जीएसडीपी जो रेशियो हमारा है, वो 2026-27 में लगभग 23.1% रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पर टारगेट है। क्लियर है? देखो, मैं डेटा वही बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर बजट पर स्पेसिफिक प्रश्न पूछ दे कि बजट की विशेषताओं पर चर्चा करिए, तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट आपको लिख करके आने रहेंगे, जितने पॉइंट आपको याद है। ठीक है, जैसे फिजिकल डेफिसिट, बजट का टोटल साइज, जीएसडीपी, नए बजट, नई योजनाओं के लिए आवंटन, बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है पिछले 9 वर्षों में, बजट का कुल कितना साइज है, ये विशेष पॉइंट आप लोगों को अपने आंसर में शामिल करना है। ठीक है, क्लियर है? ये सब मेंस के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंडिचर, जो पूंजी लेखे का व्यय है, ठीक है, पूंजी लेखे का व्यय का जो उद्देश्य होता है ना, वो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर हमारा है, वो 2 लाख करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर गया। ठीक है, 2 लाख करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखो, सरकार ने खुद इस बात को प्रमोट किया है कि 2 लाख करोड़ से अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने यहाँ पर आवंटित किया है, हमने यहाँ पर एलोकेशन किया। ठीक है, जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है, वो 2025-26 में 1.2, मतलब 1.2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम 2025-26 के लिए ये एक्सपेक्टेड है, मतलब अपेक्षित है। ठीक है, क्लियर है? हमने हमने 6 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2.24% है। इतनी बातें ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो पूरा बजट है, इस बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा। यह पूरा बजट राजकोषीय अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन मतलब आर्थिक विस्तार, और ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर है, मतलब विकासोन्मुख व्यय की तरफ संकेत देता है। ठीक है, इस बजट में कुछ बातें और बताई गई है। क्या कहा गया है? कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंतर्गत, ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंतर्गत मानो प्रश्न पूछ दे, यूपी सरकार का एसडीजी के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की समीक्षा करें, प्रश्न पूछ दे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इन्वायरमेंट सेक्टर में प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो आप एसडीजी इंडिया इंडेक्स को कोड कर सकते हो। एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या कहते हैं, इस बात को समझिएगा आप लोग। यहाँ पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स कहती है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 2023-24 में, वो 18वीं रही है। कितनी रही है? 18वीं रही है। कितनी थी पहले? ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 2018-19 में हमारी रैंक थी 29। आप बनाओ भाई, 2018-19 रैंक बनाओ 29। ठीक है, और 2023-24 में, 2023, ये लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है मार्केट, समझिएगा, ये लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है 2023-24 का। ठीक है, इसमें हमारी जो रैंकिंग है वो 18वीं है। ठीक है, हमारी रैंकिंग में क्या हुआ है, सुधार हुआ। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारी रैंकिंग 29वें से घट करके 18वें स्थान पर आ गई है, जो कि हमारी एसडीजी के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, समर्पण को दर्शाता है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ को भी नोट कर लेना और ग्राफ को ड्रॉ करके आना। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट और है क्या, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, मतलब
एक्सपोर्ट तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक में जो यूपी की रैंकिंग है वो लैंड लॉक्ड स्टेट में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट में प्रथम स्थान पर। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, देखो भाई यहाँ पर कुछ बातें और हैं। क्या कह रहा है कि आय और व्यय के संतुलन से यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के तौर पर शामिल हो चुका है। ठीक है, हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, इसको कोट करके आइएगा बजट की किसी भी टॉपिक में अगर प्रश्न पूछता है तो। ठीक है, इसके अलावा देश की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर हम लगातार अग्रसर हैं। क्या है? लगातार अग्रसर है। बात समझ गए ना आप लोग? ठीक है, अब देखो है ना, सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने। तो भाई आपको तो एफर्ट करना पड़ेगा। जितने भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो वो लोग ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो जब आप अपने आंसर में शामिल करते हो तो आपका आंसर अपने आप स्मार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी तक आपको कोई बहुत अननेसेसरी पॉइंट नहीं बताया। मैंने कम से कम हर पॉइंट को 3 बार आपको रिपीट किया अभी तक मैं हर एक पॉइंट को 3-3 बार रिपीट करके आपको आगे चल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें घुसे जो आपको याद करनी है। ठीक है, आपके दिमाग में वो चीजें घुसे, ये बहुत जरूरी है। क्लियर? ठीक है, मैं चाहूँ तो अननेसेसरी एक एक डेटा पढ़ सकता हूँ जो कि आपके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, अब समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब देखो, मैंने कहा था ना बजट में चैलेंजेस आपको बताते चलूंगा। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि 2021-22 से 2024-25 के बीच में यूपी ने, ठीक है, एवरेज जो सा कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो उसको एलोकेशन हुआ है ना, उससे 28% कम खर्चा किया। औसतन अपने पूंजीगत व्यय बजट से 28% कम खर्चा किया। जैसे कि 2021-22 में जितना बजट एलोकेट हुआ, हमने खर्चा कितना किया। 2022-23 में इतना एलोकेट हुआ, हमने खर्चा इतना ही किया। 23-24 में, 24-25 में, तो अब देख रहे हैं ना, जितना इन्होंने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट को एलोकेट किया है, उसके कंपैरिजन में लगभग औसतन 28% कम हमने खर्चा किया है। तो अब बजट में अगर चैलेंज पे प्रश्न पूछे, अगर चुनौती पे प्रश्न पूछता है, आप ये डेटा देकर के आना। ठीक है, पूरा डेटा नहीं, ये डेटा नहीं, आप बस ये बात लिख करके आना क्या कि 2021-22 से 2024-25 में, या फिर आप सीधे जैसे लिख सकते हो पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो पूंजीगत व्यय बजट एलोकेट हुआ है, उसकी तुलना में 28% कम खर्चा किया, कम एक्सपेंडिचर यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो जो पूंजीगत परिव्यय का अल्प उपयोग, हम भले 2 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन कर दे, हमको हमको प्रीवियस हिस्ट्री देकर ये बात समझ में आ रही है खर्चा तो होना ही नहीं है, तो एलोकेशन 4 लाख करोड़ कर दो यहाँ पर, क्या ही दिक्कत है? कहने के लिए तो बहुत कुछ एलोकेशन हो सकता है ना, खर्चा नहीं, 28% बजट नहीं खर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग अपने आंसर में शामिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई, और समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम फिजिकल मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, एफआरबीएम की बात करें, तो हम एफआरबीएम के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एफआरबीएम और 16 फाइनेंस कमीशन का रूल है कि 3% के भीतर, जीएसडीपी के 3% के भीतर हमको फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को रखना है। हम कामयाब हैं, हम 2.98% अपने फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने में सक्षम रहे अभी तक। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो हमारा डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो है, उसको 23.1% तक ले आने का टारगेट हमने यहाँ पर रखा है। मतलब हम फिजिकल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन पर लगातार बल दे रही है। यह लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। ठीक है, इसके लिए हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन 3 आई की हमको आवश्यकता हो। देखो, कभी भी किसी अर्थव्यवस्था में प्रश्न पूछे ना, आप ये 3 आई के क्षेत्र में फोकस करके आना, आप लिख करके आना। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए हमको 3 आई पर काम करने की आवश्यकता है। वो 3 आई क्या है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब अवसंरचनात्मक विकास। कभी भी, कभी भी अगर आपसे, ठीक है, अवसंरचना, उद्योग या निवेश, इन तीनों पे प्रश्न आता है, या फिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रश्न आता है, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था प्रश्न आता है, आप कंक्लूजन में इस बात को लिख करके आना कि सरकार ने इस बात पर ध्यान देते हुए 3 आई पर फोकस किया है। ठीक है, या फिर भूमिका में इस बात को आप शामिल कर सकते हो। और 3 आई क्या है? तो उद्योगीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, और देखो देखो कई बार ऐसे ही मैंने आपको एक 3T का कॉन्सेप्ट दिया था, याद है आप लोगों को? 3T मैंने समझाया था क्या? ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और ट्रेड। अगर इन तीनों पे प्रश्न कभी पूछ ले, आप निष्कर्ष में या फिर भूमिका में लिख करके आना कि सरकार इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए 3T पर लगातार फोकस कर रही है। क्या? तो टूरिज्म मतलब पर्यटन, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, और ट्रेड मतलब व्यापार। ठीक है, आपका काम खत्म हो गया। तो देखो, ऐसे जो एक्रोनिम्स होते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, वो आपके आंसर को और सुंदर बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा भाई, अब देखिए, अब ये जो पॉइंट है ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा।
आप कोई भी बजट पढ़ लो, किसी भी क्लास कर लो, कहीं भी कोई बुक की कंटेंट पढ़ लो, ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, मेंस देने वाले सभी दोस्तों के लिए। अगर आपने ये बात पढ़ लिया, ये कुछ पॉइंट याद रखे, मजा आ जाए। देखो हम करने क्या जा रहे हैं, हम सेक्टर वाइज जो एक्सपेंडिचर हमारा है उसकी हम तुलना करने जा रहे हैं। किससे? तो यूपी बजट 2026-27 और बाकी स्टेट का एवरेज बजट। क्या समझिएगा, एक तरफ यूपी का स्टेट बजट है और एक तरफ बाकी सभी राज्यों का जो स्टेट बजट है उसका औसत है। हम इससे तुलना करें कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में कितना फोकस कर रहा है और बाकी स्टेट का एवरेज किस क्षेत्र में कितना फोकस कर रहा है। जैसा कि शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में उत्तर प्रदेश अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 12.4% खर्चा करता है। ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, सरकार खुद बोले, ठीक है, कि हम कुल बजट का 12.4% यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। देखो ये सोर्स क्या है, ये यूपी गवर्नमेंट की साइट है, ठीक है, वहां से लिया गया डेटा है, तो डेटा एकदम ऑथेंटिक है, ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। जो क्षेत्रवार बजट अलोकेशन है, तो सरकार कहती है कि एजुकेशन पर हम टोटल बजट का 12.4% आरक्षित करते हैं। अब मानो आपसे प्रश्न पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर के लिए सरकार ने किए गए प्रयासों की समीक्षा करें, इंट्रोडक्शन में लिखो कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में सरकार ने कुल बजट का 12.4% इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। उसके बाद आप मेन बॉडी में आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो शिक्षा में 12.4% का हम एलोकेशन कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट का जो एवरेज है वो कितना है, 14.5%। मतलब क्या, बाकी राज्यों के औसत की तुलना में हम उत्तर प्रदेश एजुकेशन सेक्टर पर कम पैसा एलोकेट कर रहा है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ से इस पॉइंट को आप दर्शा सकते हो क्या? आप यहाँ पर लिखो कि यूपी बजट, ठीक है, यहाँ पर लिखो बाकी स्टेट का एवरेज, बाकी स्टेट का एवरेज बजट, ठीक है। और क्या दर्शाना है कि यूपी जो है वो 12.4% आरक्षित कर रहा है, जबकि बाकी स्टेट जो है वो 14.5% एलोकेट कर रहे हैं। मतलब क्या कि हम जो है हम यहाँ पर कम बजट का एलोकेशन कर रहे हैं। आप इस प्रकार के ग्राफ को अपने आंसर में बना सकते हैं। अच्छा क्षेत्र पे कभी प्रश्न पूछे, चुनौती में, चैलेंजेस में, इस पॉइंट को आपको ड्रॉ करके आना। इंट्रोडक्शन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एजुकेशन सेक्टर पर अपने कुल बजट का 12.4% एलोकेट किया है। चैलेंजेस में क्या बताएंगे कि यह राज्यों के एवरेज से कम है। राज्यों का एवरेज कितना है, 14.5%। आपको राज्यों का एवरेज तो याद होगा नहीं कि 14.5%, कितना याद करोगे, नहीं याद कर पाओगे। तो राज्यों का एवरेज मत याद करो, बस ये याद करो कि राज्यों के एवरेज से कम है। अच्छा भाई, और देखो सरकार कह रही है कि हेल्थ सेक्टर पर, ठीक है, हेल्थ सेक्टर पर हम 6% नहीं, इसको थोड़ा सा सही करिएगा आप लोग, 6.3। सरकार ने क्या किया है ना, सरकार खुद ही अपने डेटा में कई जगह पे राउंड ऑफ कर दिए डेटा को, ठीक है। अच्छा, राउंड ऑफ करने की समस्या ये है, आप वो राउंड ऑफ याद कर लोगे, आपसे प्रीलिम्स में जब प्रश्न पूछेगा वहां पे एग्जैक्ट डेटा देगा दशमलव के आगे तक, लो करते रहो कल्याण, आपका तो कल्याण हो जाएगा। तो ऑफिशियल डेटा को भी उतना ही भरोसा रखना जितना मैं बताऊं, उससे ज़्यादा भरोसा मत रखना, ठीक है। तो कुल बजट का हेल्थ सेक्टर पर सरकार खर्चा कर रही है 6.3%। अच्छा भाई, अच्छी बात है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, कृषि और संबंध सेवाओं पर कुल बजट का 9% सरकार ने एलोकेट किया, ठीक है। अब एजुकेशन, हेल्थ और कृषि, इन तीनों सेक्टर पे प्रश्न पूछेगा, आपको ये तीन डेटा याद होने चाहिए। क्या? 12.4%, 6.3% और 9%, इतना एलोकेशन सरकार ने किया है। एजुकेशन सेक्टर में हमने देख लिया कि बाकी राज्यों के औसत की तुलना में हमने कम बजट का एलोकेशन किया। अच्छा भाई, आगे देखते और क्या कह रहा है, ठीक है। हेल्थ और एग्रीकल्चर में पेपर देख लेते हैं। हेल्थ में उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से थोड़ा सा अधिक खर्चा करती है पैसा, ठीक है, थोड़ा सा अधिक खर्चा करती है। इसको आप चाहो तो सकारात्मक पक्ष में डाल सकते हैं। आप इसको सकारात्मक पक्ष में डाल सकते हो कि भाई बाकी राज्यों की तुलना में हम अपने बजट का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे खर्चा कर, अच्छी बात है ये, ठीक है, नॉट गुड, मतलब नॉट बैड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा ना कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में हमने कुल बजट का लगभग 9% आवंटित किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो हम कुल बजट का केवल 3.7% आरक्षित करते हैं, जो कि बाकी राज्यों के औसत की तुलना में बेहद कम है। बाकी राज्यों के औसत कितना है, 5.7%, उसकी तुलना में कितना है, कम है। ध्यान समझिएगा, दो चीजें मैं डेटा दे रहा हूं आपको, एक एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज, इसमें कुल बजट का 9% आवंटित किया गया है, लेकिन केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 3.7% का आवंटन कर रहे हैं, जो कि बाकी राज्यों के स्टेट के एवरेज से क्या है, कम है, कम है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आपको ये डेटा मिल गया, ठीक है। आपने हेल्थ सेक्टर में डेटा देख लिया कि हेल्थ सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा है,
एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा कम है, ठीक है। अच्छा, और समझो एनर्जी सेक्टर की बात करूँ तो एनर्जी सेक्टर में हमने कुल बजट का 6.7% आरक्षित किया है, जो कि बाकी राज्यों की तुलना में कम है, ठीक। अच्छा भाई, तो यहाँ पर एक बताओ, ध्यान रखना, इथेनॉल के प्रोडक्शन में अभी आप सबने वो एक सीरीज देखी होगी, एस्पिरेंट, टीवीएफ की सीरीज है, अच्छी सीरीज है, मतलब मुझे लगता है देखना चाहिए, ठीक है। एथेनॉल, एथेनॉल के प्रोडक्शन में हम फर्स्ट स्थान पर, ठीक है। ये यूपी के लिए बड़ी बात है, ठीक है, इस बात को नोट करिए। लेकिन यूपी अपने बजट का जो 6.7% खर्चा करता है एनर्जी सेक्टर पे, जो कि बाकी राज्यों की तुलना में, ठीक है, बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है, बाकी राज्यों की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, ठीक। हेल्थ सेक्टर में हम थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, रोड एंड ब्रिजेस में, ठीक है, हम बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए यूपी को कई बार एक्सप्रेस वे स्टेट की संगत दी जाती है। अब समझिएगा, मानिए आपसे प्रश्न पूछ दे, ठीक है, प्रश्न पूछ दे उत्तर प्रदेश में परिवहन पर, आप ये इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट लिख करके था कि यूपी को कई बार एक्सप्रेस वे प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यूपी जो है इस क्षेत्र में लगातार एलोकेशन करता रहता है, ठीक है, लगातार काम करता रहता है, ठीक है। यूपी अपने टोटल बजट का 5.6% सड़क और पुलों के विकास के लिए खर्चा कर रहा है, जो कि बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है, ठीक। अच्छा भाई, जो रूरल डेवलपमेंट है, जो, ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें हम 5.8% खर्चा कर रहे हैं, जो कि बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। अब ध्यान समझिएगा, याद करना बहुत ईजी, मैंने आपको डेटा दे दिया, क्या एजुकेशन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके बाकी सभी सेक्टर में, बाकी सभी सेक्टर क्या, जैसे कि हेल्थ, एनर्जी, रोड एंड ब्रिजेस और आपका रूरल डेवलपमेंट, इन सभी में यूपी पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहा है बाकी राज्यों की तुलना में। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कम पैसा खर्चा कर रहे हैं। डेटा क्या क्या याद रखना है, डेटा हमको याद रखना है ये 3 डेटा, कि एजुकेशन सेक्टर में हम कुल बजट का 12.4% खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हम 6.3% खर्चा कर रहे हैं, और कृषि और अलाइड एक्टिविटीज़ में 9%, और केवल कृषि में, डायरेक्टली कृषि में हम 3.7% पैसे का आवंटन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इतना डेटा याद रहेगा। ये कंपेरिजन बेहद इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन आप लोगों को बता करके आना है, ठीक है। ये कंपेरिजन आप लोगों को बता करके आना है। बजट में ये एक बहुत बड़ी बात बोला गया था वित्त मंत्री जी के द्वारा, क्या, ये अलग बात है तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं। भाई आपको भी वो चिराग बनना पड़ेगा, ठीक है। वो आंधियों में कितनी विपरीत परिस्थितियां रहे, आपको वहां पर अपना प्रकाश फैलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह का चिराग बनिए। कंपेरिजन का डेटा यहाँ पर आपके सामने फिर से दिया गया है, ठीक है, डेटा थोड़ा, ठीक है, ये 12.8 नहीं 12.4% है, ठीक है। बाकी डेटा पर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ये डेटा सही है। शिक्षा क्षेत्र में हम बाकी राज्यों की तुलना में कम पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी, ठीक है, एनर्जी, हेल्थ, सड़क और पुल, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, इनमें हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम फिर से कम पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ नहीं तो एटलीस्ट एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर, ये 3 डेटा आप लोगों को याद करके जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा मानना है कि ये 3 डेटा आप लोगों को याद करके जाना चाहिए, और इस प्रकार से बाकी राज्यों से आपको तुलना करके आनी चाहिए, ठीक है। ग्राफ यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, 1-2 ग्राफ आप लोग देख लीजिए। ग्राफ बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि यूपी बजट, ठीक है, यूपी बजट 12.4% आवंटित करी एजुकेशन सेक्टर के लिए, जबकि बाकी राज्य 14.5% एलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है। बस यही आपको ये ग्राफ, बस इतना ग्राफ का पोर्शन आप लोगों को ड्रॉ करके आना है, ठीक है। 2 बार बनाना होगा, एक यूपी का और एक बाकी स्टेट के एवरेज का, ठीक है, क्लियर। अच्छा भाई, अब देखो, अब हम लोग ना जो सेक्टर वाइज गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, कुछ एफर्ट्स है, उन एफर्ट्स पर एक बार डिस्कस कर ले, ठीक है। डिस्कशन इसलिए जरूरी है, कई बार पूछता है कि सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करिए, ठीक है। तो ये प्रयास क्या है, प्रयास का पहले एक तो चुनाव रिजल्ट देख लेते हैं कि 2016 की तुलना में, ठीक है, 2016 की तुलना में अभी वर्तमान में, ठीक है, कुछ अपराध, जैसे अपराध क्या है, डकैती, लूट, हत्या, बलवा, फिरौती, फिरौती के लिए अपहरण, सॉरी, फिरौती के लिए अपहरण, इन जैसे अपराधों में कमी दर्ज की। कितनी कमी दर्ज की है, तो सबका यहाँ पर अलग अलग डेटा है। अब इतना तो याद होने से ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 2016 की तुलना में, 2016 क्यों, कि जब सरकार चेंज हुई है, ध्यान समझिए कि हर सरकारें अपनी तारीफ करना चाहती हैं, कुछ उनको मतलब है ही, उनका एक पैरामीटर सेट है कि मेरे आने से पहले क्या था, मेरे आने के बाद क्या है, ठीक है। तो क्या कंपेरिजन कर रहे हैं, 2016 की तुलना में वर्तमान में डकैती, लूट, हत्या, बलवा और अपहरण, ऐसे मामलों में 60 से 70% की कमी दर्ज की गई है। अब ये डेटा आप लोगों को लिख करके आना है। एग्जैक्ट डेटा तो याद ही नहीं ना होगा मेरे भैया,
ये एग्जैक्ट डेटा याद थोड़ी हो किसी से, लेकिन ये लिख सकते हैं हम क्या, 60 से 70% की कमी ऐसे अपराधों में दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी बात है, तो नोट कर जाएंगे। और क्या, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो है उसमें भी नोटेबल डिक्लाइन देखा गया है, उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। तो कैसे गिरावट दर्ज की गई है, लगभग आप लिख करके आना, लगभग 50 से 60% 2016 की तुलना में ऐसे अपराधों में कमी दर्ज की। कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, मर्डर, डाउरी डेथ, रेप, ठीक है, ऐसे जो अपराध है, इन अपराधों में आंकड़ा यहाँ पर आपके सामने है, इन आंकड़ों का एवरेज ले लेना लगभग, ठीक है। तो देखो मैं भी ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डेटा आपको दे रहा हूँ, मैं आपको औसतन बता रहा हूँ। औसतन 50 से 60% क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कमी दर्ज किया गया है। डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती में लगभग 60 से 70% की कमी दर्ज की गई है। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर प्रश्न पूछे तो आप ये कोड करके आ सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के विरुद्ध जो अपराध है उनमें भी कमी यहाँ पर दर्ज की है। 2016 की तुलना में इनके प्रति जो अपराध थे उनमें भी आपको यहाँ पर कमी दर्ज की दिखेगी। तो ये आंकड़ा याद नहीं कर सकते, इतना आंकड़ा याद नहीं करेंगे, ठीक है। दो आंकड़ा याद करेंगे, एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन का और एक बाकी वाला, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार उसके लिए इस बजट में उन्होंने बहुत सारे एलोकेशन किए, जैसे कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए इस बार के बजट में बजटीय प्रावधान यहाँ पर किया गया। इसके अलावा जो फायर स्टेशन है, जो अग्निशमन केंद्र हैं, ठीक है, उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनके एक्सपेंशन पर भी इस बार के बजट में ध्यान दिया गया है। एग्जैक्ट डेटा हम नहीं बता रहे कि याद होने से रहा, तो बस ये पॉइंट लिख करके आना कि अग्निशमन केंद्रों के विस्तार पर काम किया जा रहा है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन रेजिडेंशियल मतलब गैर आवासीय और आवासीय दोनों प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु बजट का एलोकेशन किया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जो महिला पेट्रोल पर्सनल्स हैं, जो महिला बीट कर्मियां हैं, ठीक है, उनके भ्रमण हेतु 25 करोड़ रुपया उनके वाहनों पर खर्चा करने का प्रावधान इस बार के बजट में शामिल किया गया, ठीक है। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों को वाहन दिया जाएगा, जिससे 25 करोड़ रुपए का खर्चा है। अग्निशमन केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। और दो डेटा हम देख रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 50 से 60% की कमी दर्ज किया गया 2016 की तुलना में। और बाकी जो अपराध है जैसे डकैती, लूट, हत्या, बलवा, फिरौती के अपहरण, इनमें 60 से 70% की कमी दर्ज की गई है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विरुद्ध जो अपराध है उनमें भी यहाँ पर कमी दर्ज की गई है, ठीक है। ये बात आप लोग कोट करके आए। अच्छा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैंने कहा था 3 आई पर हम लोग फोकस करेंगे, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक क्या था, इन्वेस्टमेंट निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और कुछ आई रहे इसलिए भाई जल्दी सोचो, आप लोग भी सोचो, मैं तो भूल गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, ये 3 आई पर आप लोगों को फोकस करना है बजट के अंतर्गत, ठीक है। तो पहला आई है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुल बजट का लगभग 25% हमने एलोकेशन यहाँ पर किया, 25% यहाँ पर एलोकेशन किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है, ठीक है, 13%। क्लियर है। अच्छा भाई, उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्योंकि उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ जो प्रदेश है वो इनोवेशन में बहुत आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को नेशनल रैंकिंग, स्टार्टअप की जो नेशनल रैंकिंग है उसमें लीडर स्टडी में शामिल किया गया। लीडर स्टडी में मतलब स्टार्टअप की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अचीव द लीडर कैटेगरी इन द नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लीडर स्टडी में शामिल हुआ। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो हमारा लैंडलॉक्ड स्टेटस में हम पहले स्थान पर, इस बात को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो कभी भी अभी ये प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार, इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो ये सब पॉइंट्स आप वहाँ पर अपने आंसर में शामिल कर सकते हो। कुछ इस बार के बजट में किए गए स्पेशल प्रोविजन देखो, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर मतलब जो पूर्वांचल कॉरिडोर आपका उसकी बात हो रही है। 34,000 करोड़ का बजट इस बार के नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पर एलोकेट किया गया, जो कि गोरखपुर से सहारनपुर तक का हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। गोरखपुर से सहारनपुर तक के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस पर 34,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एलोकेशन किया गया, ठीक है। इसके अलावा हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसके रनवे की संख्या को बढ़ाने पर लगे हुए हैं। इसका फायदा क्या होगा, हम उत्तर प्रदेश से ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, ट्रेड को बढ़ावा दे पाएंगे, ठीक है। वैश्विक संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम किया जा रहा है, उसके रनवे की संख्या में वृद्धि की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में जो कि हाई स्पीड कॉरिडोर में वाला गोरखपुर से सहारनपुर तक का, उसमें सरकार यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है। हम एक्सप्रेस वे स्टेट के तौर पर तो जाना ही जाते हैं, जैसे कि लगातार गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इन पर सरकार पैसे खर्चा कर लगातार फंडिंग यहाँ पर करती आ रही है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो पूरे जो क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होती है ना, वो कनेक्टिविटी बढ़ती है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है, आपका
इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट आता है। जैसे मैंने क्या कहा था, टीटी पर भी हम काम करते हैं क्या, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। तो ट्रांसपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सरकारी सारे प्रयास यहाँ पर लगातार करें। ठीक है, क्लियर है। आप यहाँ पर जल परिवहन को मत भूलना, जो वाटर वे है, ठीक है, गंगा वाला वाटर वे, ठीक है ना। देखो सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था 2-3 साल पहले, उन्होंने कहा था कि हम भले लैंड लॉक्ड हैं बट हम लैंड लॉक्ड है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लैंड लॉक्ड होने के बावजूद हम गंगा नदी से बाकी राज्यों से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, और उसी बात पर फोकस करते सरकार ने यहाँ पर नेशनल वाटर वे पे काम किया। तो जल परिवहन भी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो बुंदेलखंड रीजन में बनाया जा रहा है, ठीक है, 200 रक्षा उद्योगों के लिए यहाँ पर एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, 200 डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ हमने एमओयू साइन किया है। लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि लगभग 50,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का सृजन करेगा। ठीक है, तो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50,000 आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सरकार ने एक पॉलिसी लेकर के 2023 में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए कि यूपी में आप आओ, जितनी फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं वो और एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ पर 2023 में पॉलिसी ले आई थी। इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए इस बार सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन, तो इन्वेस्टमेंट में प्रश्न है, ये पॉइंट कोड करके आइएगा। ठीक है, इसके अलावा अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लगातार सरकार यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए हमने 100 करोड़ रुपए का बजट अलॉकेट किया है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपके मैंने प्रश्न उठाया सर, इतने पॉइंट याद होने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं याद होंगे, लेकिन इसमें से 2 से 3 पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के लिए 34,000 करोड़, जो कि गोरखपुर से सहारनपुर तक हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की संख्या में वृद्धि, जिससे ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, हम एक्सप्रेस वे जैसे गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर लगातार पैसा खर्चा कर रहे हैं। हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगभग 200 डिफेंस इंडस्ट्रीज से हमने एमओयू साइन किया है, जो कि 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगा, 50,000 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेगा। एफडीआई एंड फॉर्च्यून 500 कंपनी को प्रोत्साहन देने के लिए हमें 2023 की पॉलिसी है, उसके क्रियान्वयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का हमने एलोकेशन किया है। ठीक है, अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का हमने बजट अलॉकेट किया। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिखकर, ठीक। और देखो भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रश्न पूछ दे, क्या लेकर के आना कि प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है, पहले नंबर पर था, लीडिंग स्टेट के तौर पर डेवलप हो चुका है। ठीक है, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला, इन सब में राष्ट्रीय स्तर पर हम पहले स्थान पर आ चुके हैं, सर्वाधिक योगदान हमारा है। ठीक है, 2016-17 की तुलना में जो हमारा इरिगेटेड एरिया, जो सिंचित क्षेत्र है, कई बार प्रश्न ऐसे पूछता है उत्तर प्रदेश के सिंचाई पर टिप्पणी करें। ठीक है, तो यूपी में जो इरिगेटेड एरिया है वो 2016-17 की तुलना में 2024-25 में 60 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। 60 लाख हेक्टेयर ज़्यादा क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया, ये बड़ी बात है। तो ये डेटा, अब ये सब डेटा मत याद रखना, ठीक है, ये सब डेटा याद नहीं हो, बस याद रखो कि 60 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया। जो हमारे यहाँ पर क्रॉप इंटेंसिटी है, फसल सघनता है, उसमें लगभग 160% की वृद्धि दर्ज की। ठीक है, फसल सघनता में 160% की वृद्धि दर्ज। ठीक है, तो अगर यूपी के एग्रीकल्चर पे प्रश्न पूछे, 2 पॉइंट याद रखना, 3 पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट, हम विभिन्न फसलों जैसे कि गेहूं, धान, गन्ना, आम, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला, इनमें पहले स्थान पर है। दूसरा, इरिगेटेड एरिया में सिंचित क्षेत्र में यूपी में 60 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई 2016 और 17 की तुलना। ठीक है, इसके अलावा 2016-17 की तुलना में जो मैंने क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसमें 160% की वृद्धि दर्ज की हुई, 160% की वृद्धि दर्ज की है। अब यहाँ पर आप देख लो, गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पर, चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर, इथेनॉल के प्रोडक्शन में पहले नंबर। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। कृषि योजनाओं के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। मैंने आपको 2 डेटा यहाँ पर दिया था क्या, कि कृषि और एलाइड एक्टिविटी में हम 9% का खर्चा कर रहे हैं, और केवल कृषि के अगर मैं बात करूँ 3.7% टोटल खर्चे का हम यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर डेटा की बात करूँ, एग्जैक्ट डेटा की, तो 10,000 करोड़ रुपए का हमने एलोकेशन किया है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज़्यादा है, 20% यहाँ पर ज़्यादा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन का जो टारगेट है, ठीक है, फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन टारगेट है वो 750 लाख मीट्रिक टन, 750 लाख मीट्रिक टन 2026 तक। ये आंकड़ा नहीं याद होगा, इसको भूल, ठीक है, भूल जाओ। ठीक है जो आंकड़ा नहीं याद हो सकता ना, उसको भूल जाना ज़्यादा अच्छी बात। अच्छा, अब कुछ पॉइंट यहाँ पर आप और समझिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कि यूपी एग्रीज परियोजना जो है, जो वर्ल्ड बैंक साथ यूपी सरकार कर रही है, ठीक है,
उसके अंतर्गत एक्वा कल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बहुत लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत हम एग्री एक्सपोर्ट हब, एग्री निर्यात, कृषि निर्यात हब की स्थापना के लिए लगभग 250 करोड़ का बजट लेकर के आए। ठीक है, तो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत एक्वाकल्चर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और इसके अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की भी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, इतने डेटा इंपॉर्टेंट हो गए, क्लियर है। अब देखिएगा वही सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए, कुछ नया पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, वही सारे पॉइंट है। एग्री एक्सपोर्ट हब 245 करोड़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, जो एफपीओ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो किसान उत्पादक संगठन होते हैं, उनके लिए रिवॉल्विंग फंड योजना लेकर के आई गई है। ठीक है, अच्छा, डीजल पंप सेट को सोलर पंप सेट में कन्वर्ट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत, हाँ ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के जो राष्ट्रीय मिशन है, उसके अंतर्गत लगभग 94,000 हेक्टेयर क्षेत्र को यहाँ पर शामिल किया गया है। 94,000 हेक्टेयर क्षेत्र को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम लखनऊ में सीड पार्क के निर्माण के लिए 250 करोड़ का आवंटन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 आई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सीड रिलायंस पॉलिसी 2024 आई थी, जिसके अंतर्गत सीड पार्क की स्थापना लखनऊ में किए जाने का प्रावधान रखा गया था। तो उस लखनऊ के लिए, उस सीड पार्क के लिए हम 250 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर लेकर के आए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा भाई, और देखो, लखनऊ के गोमती नगर में हम किसान एग्री मॉल पे काम करें। ठीक है, लखनऊ के गोमती नगर में हम किसान एग्री मॉल, अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रश्न पूछे, आप ये सब इनोवेटिव पॉइंट लिख करके आओगे ना, क्या किसान एग्री मॉल लखनऊ गोमती नगर, सीड पार्क 251 करोड़ लखनऊ। ठीक है, आप लिख करके आओगे, ये कहते हैं कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए हमने 95,000 हेक्टेयर क्षेत्र के में वृद्धि की है, हम एग्री एक्सपोर्ट हब का निर्माण कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको नंबर दिलाते हैं। अब जनरलाइज पॉइंट लिख करके आओगे तो फिर नंबर नहीं मिलते। ठीक है ना, किसान एग्री मॉल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको केस स्टडी के तौर पर ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। केस स्टडी ऐसे बनाई जाती है, यहाँ पे लिखना किसान एग्री मॉल, लिखना कि इस बार के 2026-27 में लखनऊ में, ठीक है, एक किसान एग्री मॉल का निर्माण करने के लिए इतना का प्रावधान किया गया। बस ये आपका एक केस स्टडी हो गया, नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बॉक्स बनाकर कैसे डाल दोगे ना तो अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा एक्वा कल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसमें कुछ मछली मंडियों का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर, तो चंदौली और सिद्धार्थनगर, चंदौली सिद्धार्थनगर में मछली मंडियों का निर्माण करने का प्रावधान यहाँ पर रखा है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग और हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक बजट का एलोकेशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यूपी के जो 90% किसान हैं वो लघु और मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो इनके इनकम को बढ़ाने के लिए और इनके एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन के लिए बागवानी और, ठीक है, बागवानी और आपका जो प्रसंस्करण का क्षेत्र है वो बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिए, ये क्षेत्र आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा भाई, तो सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है, ध्यान समझिएगा आप लोग, कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2022 की है, उसके लिए हमने 300 करोड़ का प्रावधान किया है। उसके लिए हमने क्या किया है, 300 करोड़ का अलग से प्रावधान यहाँ पर किया है। ठीक है, बात समझ में आ गया, इतनी सारी बातें क्लियर है। गन्ने को लेकर सरकार बड़ा तारीफ कर रही है। गन्ने क्या कह रही है कि हमने 30 रुपये प्रति कुंटल गन्ने के दाम में वृद्धि दर्ज की है। हमने 30 रुपये प्रति कुंटल गन्ने के दाम जो किसानों को मिलता है उसमें हमने वृद्धि दर्ज यहाँ पर कराई। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा था हम लोग 3 आई पर बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट की बात को भी शामिल करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में एक समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यहाँ पर लगभग 50 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। जो ठीक है, एमओयूज होता है, लगभग 50 लाख करोड़ का यहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, एक मिनट, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने 50 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया था। ठीक है, जिसमें 10 लाख रोजगार के सृजन की संभावना है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इन्वेस्टमेंट पर, अगर एम्प्लॉयमेंट पर प्रश्न पूछेगा, आप ये 2 डेटा देकर, आपको ये डेटा मैंने और बताया था, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर, याद है कि भूल गए, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग भूल चुके हो चीज़ों को, बट उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर है जो सरकार बता रही है, वो कह रही है 2.24%। समझना, इसमें हम लोग शामिल हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है, ये 2.4% किसकी बात हो रही है, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो हम फिर कहाँ से आ जाते हैं, हमारे तो अपने फिर से टॉपिक पे। तो लगभग 50 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया गया, 10 लाख रोजगार की संभावना है। ठीक है, इसमें से अभी तक
15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और 16,000 से अधिक परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह मतलब होगा, स्टार्टिंग का समारोह कुछ होगा, वो संपन्न हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत ले आने का प्रस्ताव रखा गया था और 10 लाख रोजगार की संभावना वहां पर थी, जिसमें से कुछ कुछ काम यहाँ पर हो चुका है। इसके साथ ही साथ ये बजट से बाहर की चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बजट के पॉइंट से अलग भी तो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं अपने आंसर में, तो वो अलग पॉइंट ये क्या, अभी रिसेंट में हमारे सीएम जी हैं, ठीक है, वो गए हुए थे जापान और सिंगापुर की रोड शो, पहली बार गए थे वो भारत के बाहर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगापुर और जापान वो जाते हैं, लगभग 400 और 500 ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ वो बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, 1.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन करा करके आते हैं। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा के लाते हैं, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आता है हमारे पास और 5 लाख से अधिक रोजगार क्रिएट होने की संभावना दर्ज की गई। ठीक है, तो अभी ये रिसेंट ही घटना है। अगर प्रश्न पूछ देता है इन्वेस्टमेंट में, प्रश्न पूछ देता है अगर रोजगार पर, प्रश्न पूछता युवाओं पर, आप इस बात को कोट करके आना, तो कुछ चीजों को लिंक करना आना चाहिए, लिख करके आना कि 5 लाख रोजगार क्रिएशन के लिए अभी हाल ही में सिंगापुर और जापान में जो रोड शो हुआ है, वहां पर इस बात पर सहमति दर्ज की गई है। ठीक है, बातें क्लियर है। अच्छा भाई, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कह रहा है। कह रहा कि जो यूपी है, ठीक है, बजट कह रहा कि जो यूपी है वो सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। देश के कुल मोबाइल फोन का 65% प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के टोटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 55% जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये भारत, सॉरी, स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ये डेटा बजट कहता है, मैं अपने मन से नहीं बता रही, बजट के डेटा है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, हमने क्या क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्कीम रखी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना, ठीक है, इसमें हम क्या है, इसमें 575 करोड़ का एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आई गई सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के लिए 75 करोड़ का आयोजन किया गया, एलोकेशन किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ कुछ छोटे मोटे कुजीन होते हैं ना, जैसे दाल पे मीठा हो गया, कहीं पर पेड़ा हो गया, कहीं पर पेठा हो गया, तो ऐसे कुजीन्स को प्रमोट करने के लिए ओडीओपी की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, इसको तो आप लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जब प्रश्न पूछेगा वहां पर केस स्टडी के तौर पर लिख करके आना। 75 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ठीक है, इसको जैसे खजनी गोरखपुर को हम एक प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास लगातार चल रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन एक बेहद शानदार स्कीम है, इस पर हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया हुआ है। एमएसएमईज की अगर बात करें तो एमएसएमईज के लिए सरकार जो है पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक बजट का एलोकेशन किए। ठीक है, कितना, तो लगभग 4,000 करोड़, लगभग में याद करते हैं हम लोग, लगभग 4,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। एमएसएमई यूपी के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लोन देने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, 1 लाख सूक्ष्म उद्यम, जो आपके 1 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज है, उनको स्टेब्लिश करने का टारगेट हमने रखा हुआ है एनुअली, कि हम लोग कितने सूक्ष्म उद्यम का निर्माण करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे स्पोर्ट्स सेक्टर में, तो स्पोर्ट्स सेक्टर को पता है इस बार गोरखपुर को, गोरक्ष नगरी को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि 30,000 दर्शकों का होगा, इसका निर्माण यूपी में होगा। दिसंबर 2027 तक, मतलब अगले साल के एंड तक ये यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आईओसीएल ने इसके लिए एक एमओयू साइन किया यूपी सरकार के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता हो कि पिछले साल हमने वाराणसी के लिए पीपीपी मॉडल पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वाराणसी में हो गया, गोरखपुर में हो गया, इसके अलावा कई सारे स्टेडियम, ठीक है, क्रीडा हॉल, तरणता मतलब स्विमिंग पूल, ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने पर सरकार प्रयास कर रही है। वाराणसी का और गोरखपुर का ये 2 एग्जांपल आप लोग कोट करके आना। ठीक है, इसके अलावा मेरठ में, ठीक है, मेरठ में जो पिछले साल हमने बजट में किया था, क्या, मेजर ध्यानचंद राज्य स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, इसका निर्माण प्रगति पर है। ठीक है, देखो पिछले बजट की जो स्कीम्स होती है ना, उन्हीं स्कीम्स में कुछ पैसे सरकार एलोकेट करती रहती है हर बार, तो वो पिछले बार की स्कीम भी इस बार के बजट में आएंगे। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद राज्य स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है, उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कुछ बजट का एलोकेशन किया हुआ है। ये सारे पॉइंट आपको लिख करके आने, गोरखपुर, वाराणसी, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो स्विमिंग पूल्स हैं, जिम सेंटर्स हैं, स्टेडियम्स हैं, बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल्स हैं, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल्स हैं, उनका निर्माण लगातार किया जाए। गोरखपुर में भी बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण किया गया है। ठीक है,
ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिख करके आने, ठीक है। मेरठ में हम जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण करें, स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, उसका विजिट आप लोगों को अपने आंसर में करना रहेगा, ठीक है। युवाओं पर भी प्रश्न आता है ना, तो ये पॉइंट आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, ठीक है। सरकार ये प्रयास यहाँ पर कर रही है। अच्छा भाई, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या समझिएगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा जो किए गए एफर्ट्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि इस बार के बजट में 76% की वृद्धि दर्ज की, ठीक है। लगभग 2000 करोड़ का प्रावधान हमने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए किया है, ठीक है। तो क्या है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 76% वृद्धि को दर्शाता है। हमने यूपी एआई मिशन, राष्ट्रीय एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन की तर्ज पर हमने यूपी एआई मिशन को स्टार्ट किया है, इसके लिए लगभग 225 करोड़ का एलोकेशन है। हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि हम एआई सिटी के रूप में लखनऊ को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वो तो प्रोजेक्ट लगातार चल ही रहा है। इसके अलावा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेटा लैब की स्थापना भी की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का भी स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के सहयोग से, इनके कोऑपरेशन से, इनके सहयोग के माध्यम से हम एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम यूपी में संचालित करने पर इस बार फोकस करने वाले, ठीक है। तो ये एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूपी के द्वारा जो किए गए एफर्ट्स है उनको ध्यान रखना। एआई तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्या लिखोगे, पहला 76% की वृद्धि दर्ज की गई है एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स योजनाओं के लिए। यूपी एआई मिशन स्टार्ट किया गया है, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डेटा लैब की स्थापना की जा रही है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम जैसे कंपनियों के साथ एआई ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन या फिर शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। क्लियर है। अच्छा भाई, यू हब, उत्तर प्रदेश इनोवेशन हब का भी निर्माण यहाँ पर करने पर सरकार फोकस कर रही है। कई सारे डेटा सेंटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये सारा प्रोजेक्ट एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में यूपी सरकार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको डेटा दिया था क्या, कि मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में और आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूपी जो है पूरे विश्व, भारत में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। पूरे भारत में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर का मैंने आपको डेटा दिया हुआ है क्या, हम कुल बजट का 6.3% बजट खर्चा कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के लिए, जो कि बाकी राज्यों के औसत की तुलना में ज़्यादा है। ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। लगभग 37,000 करोड़ रुपए का बजट हमने इस बार के हेल्थ सेक्टर पे एलोकेट किया है, ठीक है। अच्छा भाई, किन किन स्कीम पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो स्कीम आप देख लो यहाँ पर एक बार। जननी शिक्षा सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो प्लस पोलियो अभियान हमारे यहाँ पर संचालित हो रहा है, ठीक है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए 42 सेंसिटिव जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 42 सेंसिटिव जनपद हैं, उनमें टीकाकरण कार्यक्रम, उनमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी लगभग 50 लाख फैमिलीज को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है, शामिल किया गया, ठीक है। तो यूपी के हेल्थ सेक्टर में प्रयास क्या होना, फिर समझिएगा। जो हमारा बजट है वो कुल बजट का 6.3% है, सभी राज्यों की तुलना में ये 6%, जो सभी राज्यों का औसत है उससे ज़्यादा है। पिछले वर्ष की तुलना में हमने 15% अधिक बजट का एलोकेशन किया है, जो कि संख्या लगभग 38,000 करोड़ रुपए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा भाई, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाओं हैं उनको निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, ये नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या करें कि मेडिकल टीम्स बना करके अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग आंगनबाड़ी सेंटर्स पर भेज रहे हैं, ठीक है। प्लस पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो कि यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र की एक बहुत गंभीर समस्या है, उसमें 42 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य केंद्र के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत लगभग 50 लाख परिवारों को यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अच्छा भाई, और देखिए, एजुकेशन सेक्टर में मैंने बताया कि 12.4% का लोकेशन है, जबकि बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा सा कम है, ठीक, क्लियर है। अच्छा भाई, हम प्रदेश के सभी जनपदों में, 75 जनपद है, सभी जनपदों में दो, ठीक है, चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना करने के और साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए प्रयास किया, ठीक है। तो प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में दो स्कूलों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की तरफ से स्थापित किया जाए, ठीक है। अच्छा भाई, प्रदेश के सभी जनपदों में
एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर में जो पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का जो दूसरा सैनिक स्कूल है, उसकी स्थापना और उसका जो ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब बजट का एलोकेशन यहाँ पर फिर से किया गया है, ठीक है, गोरखपुर में जो सैनिक स्कूल यहाँ पर बनाया भी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लगभग 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, वही एमएसएमई वाली योजना थी, उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए 3 नए विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, 16 नए मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जाएगा, मतलब 3 नए विश्वविद्यालय, 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट, इस पर आगे दिया क्या कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम स्किल लैब, ड्रीम स्किल लैब, ठीक है, और इसके साथ साथ टेक यूथ एम्पावर्ड यूथ योजना, टेक यूथ एम्पावर्ड यूथ योजना और ड्रीम स्किल लैब पर काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है। महिलाओं के संदर्भ में कुछ पॉइंट समझना आप लोग, ठीक है। क्या जो महिलाओं का बजट है वो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11% अधिक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, हम महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र की इस बार हमने घोषणा किया है। हम सी मार्ट के तर्ज पर प्रत्येक पंचायत स्तर पर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे महिलाओं के पर्पज से, ठीक है। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स है महिलाओं का, उनके उत्पादों की इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन उत्पादों की पैकेजिंग और बिक्री के लिए महिलाओं को तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो शी मार्ट के स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे प्रत्येक पंचायत स्तर पर, ठीक है। ये महिला उद्यमी उत्पादन विपणन केंद्र, इसी का नाम देखो समझना। सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक नाम स्टार्ट किया, महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र। तो ये है क्या, प्रकार से सी मार्ट काम करता है, उसी के तर्ज पर प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो विपणन होगा, मार्केटिंग होगी, जो पैकेजिंग होगी, जो बिक्री काम होगा, उसके लिए वुमेन सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स उत्पादों को यहाँ पर शामिल, ठीक है। इसके लिए 100 करोड़ का बजट सरकार ने यहाँ पर एलोकेट किया, ठीक है। तो महिलाओं के लिए सरकार की बेहद बेहद इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस स्कीम को कोट करके आइएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो जो पिछले 9 वर्षों में जो महिलाओं की भागीदारी है संबल में उत्तर प्रदेश में, वो 13% से बढ़कर के 36% हो गई है, लगभग 2.5 गुना, ठीक है, लगभग 2.5 गुना, ठीक है, ठीक, क्लियर है पॉइंट। बजट 3 गुना हुआ है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में लगभग 2.5 गुना हुआ है, ठीक है। जो 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 ग्रामीण स्वयं सहायता समूह, इस पर प्रश्न हर बार आता ही आता है, गारंटी है, तो GS1 में पूछेगा, तो GS2 में पूछेगा, तो फिर GS5 में पूछेगा, ठीक है। इसको ना ग्रोथ मल्टीप्लायर की संज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ मल्टीप्लायर की संज्ञा दे रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी अगर स्वयं सहायता समूह प्रश्न पूछता है, ग्रोथ मल्टीप्लायर इस टर्म का प्रयोग करके आइए, ठीक है, इस टर्म का प्रयोग करके आइएगा, क्लियर है। और देखो भाई, महिला मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये सब पुरानी स्कीम है, ठीक है। इसके लिए 400 करोड़ का अलोकेशन किया गया है। जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए छात्रावास का निर्माण के लिए व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पोषण कार्यक्रम पहला सा ऐसा स्टेट है जो रेसिपी आधारित पुष्टाहार कार्यक्रम पर काम कर रहा है, ठीक है। ये बहुत कोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जो कि रेसिपी आधारित पुष्टाहार कार्यक्रम पर फोकस कर रहा है, ये पॉइंट लिख करके आना। बाकी कुछ कुछ स्कीम मैंने यहाँ पर डाली हुई है, कन्या सुमंगला योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र, ठीक है, इस सब सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मिशन शक्ति में आपको बताया था ना कि जो महिला पुलिस बीट कर्मियों के उनके लिए हमने पेट्रोल इकाइयाँ, जो उनके जो वाहन है उनके लिए बेड का लोकेशन किया, वो सारी बात यहाँ पर मिल कर सकते हो, ठीक है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी है तो 150 करोड़ रुपये का प्रावधान यहाँ पर किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, इस पर प्रीवियस ने प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, दिव्यांगजन पर। तो इस बार का जो बजट है वो 8% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में। हम क्या कर रहे हैं, तो हम इस बार ठीक है 55 डे केयर सेंटर का संचालन करने जा रहे हैं, ठीक है, 55 डे केयर सेंटर, कहाँ पर, तो 18 मंडलीय जनपदों में, 18 मंडलीय जनपदों में 55 डे केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। 3 वर्ष से 7 वर्ष के श्रवण बाधित, मानसिक मंदित और दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए प्री स्कूल रेडीनेस, स्कूल जाने से पहले तैयार करने के लिए उनको 55 डे केयर सेंटर्स का स्थापन किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि 18 मंडलीय जनपदों में होना है, ठीक है। तो दिव्यांगजन में प्रश्न पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को कोड करके आइएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, माइनॉरिटीज के लिए जो टोटल लोकेशन है लगभग 2000 करोड़ का है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सरकार यहाँ पर स्टार्ट कर रही है, छात्रवृत्ति यहाँ पर दे रही है, ये सारे पॉइंट आप लोगों को पता ही होंगे, कुछ इसमें बहुत नया पॉइंट नहीं है याद करने का। पिछड़ा वर्ग के लिए हम लगभग 9% की बजट में वृद्धि की गई यहाँ पर,
ओबीसी पुत्र विवाह अनुदान हेतु 210 करोड़ का प्रदान किया गया। ठीक है, छात्रावास यहाँ पर ही बनाया जा रहा है, नोट कर लेना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ एंड ऑर्डर और जब हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर एक पॉइंट आप इसको भी शामिल कर सकते हो कि न्याय के क्षेत्र में जो सरकार का एक्सपेंडिचर है उसमें 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। लगभग 10,000 करोड़ का ये बजट यहाँ पर एलोकेशन किया गया है। ठीक है, इसमें 111 ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील किया जाएगा। इसके साथ साथ समझिएगा, जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, उनके लिए 81 नए फास्ट ट्रैक की स्थापना करने पर और 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक की स्थापना करने पर प्रयास सरकार यहाँ पर। ठीक है, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, 111 ग्राम न्यायालय बनाए जा रहे हैं, न्याय विभाग को 9% अधिक बजट का एलोकेशन किया गया है। ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं अपने आंसर में आप लोग शामिल कर सकते हो। ग्रीन बजट के तौर पर अगर हम इस पूरे बजट को देखें तो जो हमारा इन्वायरमेंट क्षेत्र के लिए जो एलोकेशन किया गया ना, इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड जो स्कीम्स है, इसमें हमने 23.5% बजट एलोकेट किया है इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड स्कीम। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में आपने देखा कि 29वें से घट करके हमारी रैंकिंग 18वें स्थान पर आ गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डेटा वही सब रिपीट हो रहा है, सारे पॉइंट्स वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सरकार क्या कर रही है, तो सरकार क्लीन और स्वच्छ एनर्जी पर काम कर रही है। आपको पता है कि एथेनॉल प्रोडक्शन में पूरे भारत में नंबर 1 पर आ चुके हैं, उच्च जैविक दबाव के बावजूद। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद, जनसंख्या प्रेशर के बावजूद भी वनावरण और वृक्षारोपण में जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसके मामले में देश में हम द्वितीय स्थान पर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है कि वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत 2017 से अभी तक लगभग 250 करोड़ पौधे यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है 2026 में हम 35 करोड़ पौधे और लगाएं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए मनरेगा के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो यूपी में जो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, उनकी संख्या 20,000 है। इसमें से 9600 स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि महिला संचालित स्टार्टअप है, ठीक है, तो स्टार्टअप पे प्रश्न है, ये डेटा याद करके रखना। महिला पे प्रश्न, तो अभी डेटा याद करके रखना कि पूरे स्टार्टअप में 9600 स्टार्टअप जो है, लगभग 50%। ठीक है, महिला संचालित स्टार्टअप है, जो कि बहुत बड़ी बात है। टूरिज्म, ये लास्ट टॉपिक अब हमारा रहेगा आज का। टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि हम स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर अपने आप को डेवलप करें। ठीक है, देखिए ये सच्चाई बात है कि हम आध्यात्मिक टूरिज्म के तौर पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और इसका आंकड़ा कहता है 2025 में जो हमारे पास श्रद्धालुओं की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा रही। कितनी? लगभग आप देखो तो 102 करोड़ लोग रामायण सर्किट में आए, ब्रज सर्किट, महाभारत सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट और बौद्ध सर्किट में जो हमारे टोटल टूरिस्ट हैं उनकी संख्या इतनी है। ठीक है, तो हम अध्यात्म टूरिज्म के तौर पर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग अपने आंसर में कोट कर सकते हो कि लगभग जो है 100 करोड़ लोग अध्यात्म टूरिज्म के तौर पर उत्तर प्रदेश में आए। ठीक है, सरकार और क्या प्रयास कर रही है, तो सरकार का जो मेन फोकस है वो रामायण और बौद्ध सर्किट है इस बार। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के अंतर्गत रामायण और बौद्ध सर्किट में फोकस किया जा रहा है। सारनाथ और हस्तिनापुर को, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट सहायता दी जा रही है। हेरिटेज सर्किट बनाया जा रहा है, नाइट सफारीज का निर्माण किया गया कई सारे। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के तौर पर विंध्यवासिनी, वाराणसी, नैमिषारण्य, प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद है उसको 150 करोड़ रुपए दिया गया है। वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना काशी में की जा रही है। थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में की जा रही है। ठीक है, निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, पिछले बजट में प्रावधान किया गया था, फिर से एलोकेशन किया गया है। तो निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, राष्ट्रीय प्रेरणा क्लब इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में। ये सारे पॉइंट क्या है, ये सारे टूरिज्म के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं। स्पेशली ये 5-6 प्रयास, वैदिक विज्ञान केंद्र काशी, थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर, निषाद राज गो सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्र स्मारक के सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ। ये सारे पॉइंट टूरिज्म के दृष्टिकोण से लिखना, स्पिरिचुअल टूरिज्म पर फोकस करना, इको टूरिज्म जैसे कि नाइट सफारी, इसका जिक्र जरूर करके आना। ठीक है, लिख करके आओगे टूरिज्म पर बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इतने सारे पॉइंट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सिटी इकोनॉमिक रीजन का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रदान किया गया। ठीक है, अगर अर्बन डेवलपमेंट में प्रश्न पूछे आप सिटी इकोनॉमिक रीजन इसका जिक्र करके आना, 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन यहाँ पर किया गया।
पूरे बजट का जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमने 76% बजट का वृद्धि कर दिया, ठीक है। 2000 करोड़ का आपने बजट देखा होगा, ठीक है, 76% बजट में वृद्धि कर दिया। इंक्लूसिव वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आ गए, तो ये बजट की विशेषताएं थी। बजट में समस्याएं क्या हैं, तो बजट में समस्याएं देखो ये है कि प्रोजेक्ट बहुत डिले हो रहा है, ठीक है। जैसे कि जेवर एयरपोर्ट, आपने देखा होगा कि भाई प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया, मतलब बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, अभी तक मुझे लगता है कि गोरखपुर से जेवर एयरपोर्ट की कोई फ्लाइट नहीं चली, ठीक है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का हमने टारगेट तो रख लिया 2029 तक, लेकिन उसके लिए हमको बहुत हाई ग्रोथ रेट की आवश्यकता है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मतलब स्किल और इन सब क्षेत्रों पर काम करने की हमको आवश्यकता है। तो रीजनल डिस्पेरिटीज हमको कम करने की आवश्यकता है, ये बजट की समस्याएं भी हैं, ठीक है। बजट का उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया, बजट में जो इंपॉर्टेंट फोकस है एरिया वो भी मैंने बता दिया। कंक्लूजन कुछ ऐसे पॉइंट लिख सकते हो क्या कि हमको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, ठीक है। ये कब हो पाएगा, तो जब हम प्रभावी क्रियान्वयन मतलब इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, फिजिकल डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस इस पर काम करेंगे, तब जाकर के इस बजट के जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। ग्राफ जहाँ जहाँ बताया बना करके आना, जो जो पॉइंट्स बताया उस पॉइंट्स को अपने आंसर में कोड करके आना, तब नंबर आपको अच्छे मिले। क्लियर है, चलो बात समझ गए। क्लास करने के बाद आप सभी की एक ड्यूटी है, देखो भाई मैंने एफर्ट कर दिया, ठीक है। इस एफर्ट का परिणाम ये है कि अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे फीडबैक चाहिए, सब लोग एक बार बताना कि ये क्लास वास्तव में समझ में आई थी समय, और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आप कब चाहते हो कि मैं यूट्यूब बजट की क्लास को कंप्लीट करूँ, ठीक है। अभी मैंने मेंस और एनालिटिकल पॉइंट्स इस पूरे बजट को कवर कराया है। जब प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना होगा, मुझे बताना, मैं आधे घंटे का वीडियो और बनाऊंगा, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से एक एक पॉइंट रटा दूंगा आपको, गारंटी है मेरा। आज के बजट में मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको रटा दिए होंगे, मैं श्योर हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से देखोगे ना, ये बजट आपको रट जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि पूरी बजट क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितने पॉइंट्स रिटेन कर पा रहे हो आप लोग, मेंस के लिए कितना आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी से इसका रिप्लाई दें। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।